कुछ लोग जो है सावन में उनको चंपारण मटन बनाना है लालू जी के साथ। रोजे के समय पर, रमजान के समय पर कहीं पोर्क पार्टी में जाएंगे वो? क्या राहुल गांधी ने ओरिजिनल जो मनुस्मृति है वो पढ़ी है क्या? मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, उसकी हैसियत नहीं पढ़ी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैं नाच गाना बोलूंगा, सनातन को मैं मलेरिया बोलूंगा, बीमारी बोलूंगा। सनातन के अलावा कौन सा धर्म है? नहीं, सनातन के अलावा कौन सा धर्म? मजहब अलग अलग है। फतवा लोडिंग, एफआईआर लोडिंग, फतवा लोडिंग, एफआईआर। तो क्यों? चमड़ी या दमड़ी, इनमें से कुछ मिलेगा तो टिकट मिलेगा। हिंदुओं में ही है ना निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट। हलाला भी हिंदुओं में है, तलाक बिद्दत भी हिंदुओं में है। नमक कम है, तलाक तलाक तलाक। दाल अच्छी नहीं बनी, तलाक तलाक तलाक। पैसा इतना नहीं मिला तेरे परिवार से, तलाक तलाक तलाक। प्रभु श्री राम की कितनी पत्नियां थी भाई? देखिए, स्मैश दी पेट्रियार्की, इसको लेकर देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दिया साहब राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी ने बहस छेड़ दी है स्मैश दी पेट्रियार्की, यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज को चुनौती देनी, और खासकर महिलाओं के आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और महिलाओं का वो सम्मान समाज में देना चाहिए। अब बीजेपी कह रही है बड़ी चिंता हो रही है साहब, मेलोनी कांड वालों को महिला सम्मान की बड़ी चिंता हो रही है। आज हमारे साथ यहाँ मेरे स्टूडियो में, दी अमन पॉडकास्ट टैप के स्टूडियो में शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। ये आपने तो स्मैश दी पेट्रियार्की के हिसाब से इसको देखा। हाँ। मैं तो सोचा कि टैप पे आए तो स्मैश दी हिपोक्रेसी होगा। तो ये हिपोक्रेसी को फोड़ा है आपने। ये हिपोक्रेसी तोड़ी है भाई। बताइए एक चीज, संदीप दीक्षित और राहुल गांधी मिलकर एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाए। अपने घर में वो पेट्रियार्की को समाप्त नहीं कर पाए, अर्थात खुद तो 2004 में राजनीति में आ गए। 2004, हाँ। और प्रियंका जी को मौका कब मिला वापस आने में? 2019 में पहली बार आई। अच्छा, 19, हाँ। तो 15 साल बाद आई। तो घर में तो स्मैश द पेट्रियार्की कर लेते हैं। और चलिए पार्टी में नहीं, परिवार में नहीं तो कम से कम पार्टी में स्मैश द पेट्रियार्की करते। प्रियंका चतुर्वेदी, राधिका खेड़ा, अंकिता दत्ता, न जाने कितनी डिबेट्स हमने की है आपके साथ इन विषयों पर। एक सिमेन रोजबाल जॉन थी जिन्होंने कहा कि कास्टिंग काउच था केरलम में, और कहा गया कि चमड़ी या दमड़ी, इनमें से कुछ मिलेगा तो टिकट मिलेगा। शारदा राठौड़ ने भी बोला था हरियाणा में कि दमड़ी या चमड़ी कुछ तो देना पड़ेगा टिकट पाने के लिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके एक नेता बोलते हैं कि जो सड़क है वो हेमा मालिनी के गालों की तरफ हो जाएगी। एक नेता है कर्नाटका में जो बोलते हैं कि रेप रोक ना सको तो एंजॉय करो। हुई ना ये व्हाट अबाउटरी कहाँ हो? ये मतलब ये इन्होंने ये कहा था, ये कहा, तो अभी इनको कहने का राइट नहीं है। चलिए, क्या व्हाट उन्होंने, अबाउटरी नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूँ, जो उन्होंने कहा क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया, क्या सही कोट किया, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू समाज की जो आउटलुक है महिलाओं के, नारियों के प्रति, उसको अगर एक लाइन में आपको समअप करना है, कुछ श्लोक बोलना है, तो कौन सा श्लोक आप बोलोगे? वो मैं जानता हूँ। नहीं बोलिए, एक बार हाँ ठीक है। तत्र रमन्ते देवता, हाँ। रमन्ते तत्र देवता, हाँ जी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो श्लोक आप कोट कर रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका अर्थ है कि जिस जगह पर नारियों की पूजा होती है, जहां पे सम्मान दिया जाता है, वहीं देव बसते हैं। ये पता है कहां से श्लोक? मनुस्मृति। ये मनुस्मृति का। तो जो उन्होंने बोला वो मनुस्मृति में नहीं है। भारतीय मुसलमान से सुन लो पूरी बात। स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट आप अवेयर होंगे? स्त्रीधन, आर यू अवेयर? हाँ जी, हाँ जी। स्त्रीधन जो है, पहली बार महिलाओं को एजेंसी किससे मिलती है? ऑटोनॉमी किससे मिलती है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि ये मेरा है तो मेरे पास कोई डर नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। ये कॉन्सेप्ट मनुस्मृति का। मनुस्मृति को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा गया है कि जिस घर में महिला संतुष्ट, सुखी नहीं है, उस घर में कभी सुख और संपन्नता नहीं आ सकती। अब मैं आपको दूसरा चैलेंज देता हूं, अमन भाई पूरा होने दीजिए मेरे चैलेंज। पहले राहुल का चैलेंज मैं वही बता रहा हूं। ये सब है, ये सब मनुस्मृति में है। एक सेकंड तो सुन तो लीजिए। एक कोट ऐसा है, वर्स ऐसा है, जहां पर लिखा गया है कि एक मर्द होता है ना, उसकी गवाही दो महिलाओं की गवाही की तरह होती है। एक मर्द होता है ना, कुछ वर्स है, उसका शेयर दुगना होता है महिलाओं से इनहेरिटेंस में। एक मर्द होता है ना, वर्स में लिखा है कि वो मर्द महिलाओं को पीट सकता है, उनको
यूज कर सकता है सेक्स के लिए। मैं कोट किसी को नहीं करता, ना ए को ना बी को, मैंने अभी तक किसी को कोट नहीं किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी क्या आप उस किताब को उठाकर कहेंगे कि ये स्मैश करना है, पेट्रियार्की स्मैश करनी है इसमें? ये आप अपने धर्म की बात कर रहे हैं। मैं किसी के बारे में नाम नहीं ले रहा। मुझे लगता है समझदार है आपके दर्शक, वो टैप कर लेंगे मेरी बातों को, प्रॉपरली टैप कर लेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको पेट्रियार्की के खिलाफ, पितृसत्तात्मक और महिला राइट्स के बारे में बोलना ही था, चलिए, तो वो दूसरे रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को कोट कर सकते थे, आप ये कह रहे हैं ना? अमन जी, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, हिंदुओं में ही है ना निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट? नहीं, जिसमें वो आपको अरे भी भाई पता मुझे है। बताओ तो, इतना पॉलीगैमी भी हिंदुओं में है। ये टैप का मतलब ये है क्या कि नहीं, अमन पॉडकास्ट ही है ना, साइलेंट पॉडकास्ट तो नहीं। तो मैं आपसे, वो पॉलीगैमी भी है ना हिंदुओं में, फिर हलाला भी हिंदुओं में है, तलाक बिद्दत भी हिंदुओं में है। निकाह हलाला की मैंने बात की। अब मुझे बता दो कि राहुल गांधी ने निकाह हलाला पे कोई स्टेटमेंट दिया है, या वो मानते कि वो पेट्रियार्की नहीं बोला। एक बार एक केस आया था शाहबानू केस में मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार मिले जो हिंदू महिलाओं को मिले, डिवोर्स का, मेंटेनेंस का। ठीक। उसको किसने रोका, जरा एक बार बता दीजिए। राजीव गांधी की सरकार थी, अच्छा, राजीव गांधी। संसद। फिर एक नरेंद्र मोदी आए, 3 तलाक को समाप्त करने के। पता है क्या हो रहा था कि नमक कम है, मैं तो शादीशुदा नहीं, मुझे बताया गया महिलाओं के द्वारा, नमक कम है, तलाक तलाक तलाक, दाल अच्छी नहीं बनी, तलाक तलाक तलाक, पैसा इतना नहीं मिला तेरे परिवार से, तलाक तलाक तलाक। तो मोदी ने बोला कि ये नहीं हो सकता। मोदी ने कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एंडोर्स किया। मोदी तो पेट्रियार्कल है भाई, मोदी इज वेरी पेट्रियार्कल, मान लिए। राहुल जी का इस पे क्या स्टैंड था जी? अच्छा, मैं फिर पलट कर राहुल जी का क्या, पहले मेरे सवाल का जवाब होगा। मैं पलट कर पूछता हूँ ना। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ बुराइयां यहाँ नहीं, यहाँ भी बुराइयां हैं, तो आप उस बुराइयों को नकार नहीं रहे हैं ना भाई। आपने बोला, आपने बोला उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया, ठीक है ना? मेरे को पूरी कंप्लीट करने दीजिए ना। उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया, उन्होंने बताया साहब ऐसा ऐसा चीजें हैं, और महिलाओं के अधिकार के लिहाज से आपने मनुस्मृति के चंगुल में है महिलाएं, देश की महिलाएं हैं। तो सुनिए ना, आप मेरे को जवाब ये नहीं बता रहे कि उसमें ये क्यों लिखा है नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, आप उसमें नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आप मुझे इसके कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा तो इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। जी प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे कि आज जब बुलाए हो तो नीचे डेजिग्नेशन क्या है मेरा? व्हाट इज माय डेजिग्नेशन? आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और कमेंटेटर है। फिर से कोट करना, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। हाँ ठीक है। आपने मुझे रिलीजियस एनालिस्ट बुलाया? नहीं। रिलीजियस कमेंटेटर बोला? Am I expert on Hindu law? No. Am I expert on Islamic law? No. Am I expert on Parsi law? But you are an expert on Rahul Gandhi. I am expert on Christian law. नहीं, I am expert on Rahul Gandhi's hypocrisy. हाँ, तो इसलिए बुलाया। मैं इसलिए बुलाया क्योंकि मैं राहुल गांधी के भी घाट का पानी पी चुका हूँ और नरेंद्र मोदी के भी घाट का पानी पी चुका हूँ। मैं दोनों में बोल सकता हूँ। दोनों घाटों का पानी मैं पीकर आया, करेक्ट? तो दोनों में से कौन हिपोक्रेट है मैं बता सकता हूँ। हाँ, बता सकता हूँ। इसीलिए बुलाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी हिपोक्रेट नहीं है, हिंदू समाज हिपोक्रेट नहीं है, पर हाँ जो राहुल गांधी है वो देश का सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी बोलते बॉल बाहर निकल गई। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बॉल्स बाहर निकले। ऐसा है, अगर राहुल गांधी ये बोलते ना कि देखो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, पारसी समाज, हर समाज में कुछ कमियां हैं, मैं हर समाज में जो पेट्रियार्की है इसके बारे में बोलता हूं, मैं खड़ा रहता राहुल गांधी के साथ। अगर वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को कोट कर देते तो आप ये कहते कि तूने मनुस्मृति को कोट क्यों नहीं किया? की बात नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ शहजाद भाई सुनिए ना, मैं इस पलट कर पूछता हूँ ना, डेविल्स एडवोकेट। आप बल्लेबाजी करेंगे, मैं गेंदबाजी करूंगा। अगर वो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को कोट कर देते, हलाला के खिलाफ बोल देते, वो तलाक बिद्दत, पॉलीगैमी के खिलाफ बोल देते, तो क्या शहजाद पूनावाला कहते कि नहीं भाई आपने मनुस्मृति को कोट क्यों नहीं किया, उसमें भी तो ये सारी चीजें हैं? बिल्कुल, मैं कहता कि पेट्रियार्की जहां जहां है उसके बारे में बोलिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मनुस्मृति में क्या है नहीं है उस पर मैं जजमेंट दूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस समय पे कौन सी चीज लिखी है नहीं लिखी है और उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, जब तक हमको नहीं पता उसके बारे में ज्ञान देना बैठो ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं उनसे कि क्या राहुल गांधी ने ओरिजिनल जो मनुस्मृति है वो पढ़ी है क्या? मैं राहुल गांधी को जानता हूँ, उसकी हैसियत नहीं है पढ़ने की। राहुल गांधी की हैसियत नहीं है, राहुल गांधी की तो एक ट्वीट पढ़ने की नहीं है।
राहुल गांधी बूथ लेवल कार्यकर्ता बनने की उनकी जो है वो स्थिति नहीं है। वो बने पार्टी के इतने बड़े नेता, इतना बड़ा लिख के इतना बड़ा बड़ा लिखा था, उसको पढ़ रहे थे वो तो ठीक है। वो महिला पत्नी है, बेटी है, महिला की खुद की पहचान जैक है। डॉर्सी आया था और उसने भी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की लिखा था, वहीं से उसका कैच फ्रेज को चेंज करके अब स्मैश द आप पेट्रियार्की। ऐसा क्यों मेरी नहीं बात तो मानते? पूरी हो क्यों जाने दो, राहुल गांधी मेरी बात तो पूरी हो जाने हाँ। दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप राहुल गांधी हो या कोई और व्यक्ति हो, उनके पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड पे उनको जज कीजिए और उनके स्टेटमेंट्स पे जज कीजिए। सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। शाह बानू पे इनके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, फेल है। ठीक है। शाह बानू, शायरा बानू पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि 3 तलाक के कानून पे फेल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कांग्रेस सपोर्ट कर रही नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है, फेल है। ठीक है। विमेंस रिजर्वेशन पे इन्होंने इकड़म तिकड़म लगाकर ब्लॉक कर दिया, हो गया तो delimitation, फेल है। 33%। सुन लीजिए। अब उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि महिलाओं की जो स्थिति उनके परिवार में है, मतलब प्रियंका को इतने देर से लॉन्च किया और कैसे साइडलाइन करके, वो परिवार का मामला है उनका। सुन तो लीजिए, तो परिवार की बहुत बातें कर रहे हैं ना वो, कि परिवार में क्या ट्रीटमेंट होता है। और प्रियंका वाड्रा से ज्यादा कैपेबल होंगे राहुल गांधी। सुन तो लीजिए, वो तो हम देख ही रहे कितने केपेबल दोनों भाई बहन है, परंतु और राहुल गांधी की केपेबिलिटी 99 इलेक्शंस की। पर आखिरी पॉइंट, और पार्टी में जहां जगह थी, राधिका खेड़ा का विषय हो, प्रियंका चतुर्वेदी का विषय हो, अंकिता दत्ता का विषय हो, या हजारों महिलाएं हो जिनके साथ अभद्रता पार्टी में हुई, उनके विषय में राहुल गांधी का अच्छा, मैं एक सवाल सुन तो पूछता लीजिए। हूं। हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ राहुल गांधी और विमेंस इश्यूज? फेल। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ जब फेल है तो वो आज स्मैश द पेट्रियार्की, ये स्मैश द पेट्रियार्की नहीं है, वो हिंदू आस्था पे चोट करना चाहता अब ये कैसे है? वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्क्रिप्चर को कोट, अगर इस्लामिक स्क्रिप्चर को कोट किया होता तो वो मुस्लिम विरोधी हो जाते क्या? नहीं, उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को कोट कर दिया, वो हिंदू विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए। रियल टेस्ट ऑफ वेदर यू आर स्मैशिंग द पेट्रियार्की, ये जो रियल टेस्ट है कि आप इसके खिलाफ है या नहीं है, वो इसमें आ जाती। अगर करंट कॉन्टेक्स्ट मिले तो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ क्यों है वो? महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वुमेन्स रिजर्वेशन। ठीक है। महिलाओं के अधिकारीकरण का सबसे बड़ा हथियार यूसीसी, उसके खिलाफ है। महिलाओं के लिए जो विशेषतः स्कीम शुरू की गई है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, जनधन योजना हो, चाहे वो जिसमें बेनिफिशियरीज उज्ज्वला women योजना ज्यादा है, हो, ये बात है। सारी योजनाएं जो है, बेटी बचाओ हो, एक भी योजना में राहुल गांधी ने सकारात्मक सपोर्ट दिया हो? नहीं, लेकिन उस वो मेलोनी कांड से संदीप दीक्षित से बहुत गुस्सा है राहुल गांधी, ये भी सोर्सेस के जरिए कई बार बताया गया। तो सोर्सेस से क्यों बताने की बात? तो वो गुस्सा है, वो जो मेलोनी को लेकर हुआ वो हग वाला कांड, वो उसको भी आप लोग जोड़ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वो मेलोनी कांड वाले महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी गुस्सा है संदीप दीक्षित से। मैं कांग्रेस में रह चुका हूं, अगर वो गुस्सा होते तो संदीप दीक्षित को पार्टी से निकाल देते। भाई गुस्से होकर उनको बट पार्टी, उसमें उनकी गलती थोड़ी ना थी जो मंच पर हुआ। चलिए मैं आपसे, उन्होंने तो ऐसे हग किया और एकदम से संदीप दीक्षित ने वो कर दिया। मैं संदीप दीक्षित के ही हवाले से दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक बार संदीप दीक्षित ने सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला था। हाँ, बोला तब भी स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। यस, ही वाज नॉट। हाँ। फिर कुछ वर्षों के बाद स्टेटमेंट आया कि सेना की पिटाई हो गई है, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई इसके लिए। तो राहुल गांधी ने तो संदीप दीक्षित की स्टेटमेंट को एंडोर्स उन्होंने किया। कहा था चीन के सैनिकों से हमारी सेना पिट रही है। हाँ, और वो सुप्रीम word थे कोर्ट ने उनके। बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं हाँ, कोई भारतीय ऐसी बात नहीं। हाँ, मुझे याद है। संदीप दीक्षित और राहुल गांधी के बयान में क्या अंतर था भाई? क्या अंतर था? टैप करके बताओ जल्दी नहीं, से। क्या अंतर था इस बार मैं बता देता हूँ। इस बार क्या अंतर बता सकता हूँ मैं। इस बार ये था, राहुल गांधी ने वो हग वाला किया था और वो स्टेज पर स्पॉन्टेनियसली वो उनके मुंह से अचानक से निकल गया कि भाई वो संदीप दीक्षित ने ऐसा बोल दिया। राहुल गांधी ने तो उनको बोला कि आई हैव नॉट गॉन टू दैट लेवल, वो राहुल गांधी ने बोला। वो चाहते तो वो उसको कह देते हाँ बढ़िया बोला है जो भी है। एक सेकंड, उन्होंने बोला आई हैव नॉट गॉन टू दैट लेवल। लेवल नहीं बोला उन्होंने। हाँ, दैट उस स्तर पर ऐसा कुछ, रीच दैट स्टेज। दैट स्टेज, हाँ जो भी है दैट स्टेज। हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं वो स्टेज पे पहुंच सकता हूँ, अभी नहीं पहुंचा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक बयान वो भी था। ये देखिए, ये बॉल जो ये राहुल गांधी वाली बॉल आपने गिराई है। ये राहुल गांधी ने सेना का जो अपमान किया, उस स्टेज पे तो वो पहुंच ही गए ना। सड़क का गुंडा संदीप दीक्षित ने बहुत पहले बोला था और फिर पहुंचते पहुंचते उस स्टेज पे वो आ गए। तो वो कह रहे हैं कि मेलोनी का जो बयान है, मेलोनी जी पे जो बयान है, वो उस स्टेज पे मैं आज नहीं हूं, कल आ जाऊंगा मैं। चलो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। ये राजस्थान में शांति धारीवाल नाम का एक व्यक्ति था, मंत्री। सारे बयान रटे होते हैं आपको, सुन तो लीजिए, सब टिप्स पे होते हैं बयान। सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा राजस्थान को एक समय पे
अनफॉर्चुनेटली रेप कैपिटल बोला गया था। आप तो राजस्थान से परिचित ही होंगे थोड़ा सा। आपके ऊपर भी गहलोत जी की सरकार रेपिस्ट पे केस नहीं करती थी, जर्नलिस्ट पे केस करती थी, तो आप उसके भुक्तभोगी थे। कृपा रही है। हाँ, और गहलोत जी बोलते थे 50% दलित महिलाओं ने जो रेप के आरोप लगाए गलत है, डिनायल में रहते थे। गुड्डा जी ने रिपोर्ट भी दिखाई थी, किताब भी थी उनके पास, लाल किताब, उसमें सारे रहस्य थे। शांति धारीवाल ने बोला था रेप इसलिए होता है राजस्थान में क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। उसका टिकट काटने के बदले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, शांति धारीवाल का टिकट काटने वाले बहुत सारे थे लोग कांग्रेस में, वो लगभग सफल हो गए थे कि ये बयान के चलते इसका टिकट कटना चाहिए। इनके टिकट को स्वीकृति ये तीनों लोगों ने दी और कहा कि शांति तो हर जगह से हर हाल में लड़ेगा चुनाव। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि शांति धारीवाल को इस बयान का इनाम मिला था, ये सब बयान देने पर कि मर्दों की वजह से रेप होता, इनाम मिला था? इनको इनाम मिला था। और ये तीन लोगों ने सभी और कांग्रेसियों के व्यू पॉइंट को डिस्कार्ड करते हुए उनको टिकट दिया था। चलो बाकी सब छोड़ो, केरलम में इतना बड़ा कांड राहुल नाम की इनके विधायक ने किया, आपको याद होगा, वो फिर भागा भागा फिर रहा था, कितने दिन लग गए उस पर कार्रवाई करने पे, और शमा मोहम्मद उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता को बोलना पड़ा कि ऐसे व्यक्ति भी हमारी पार्टी में है। क्या कार्रवाई की? मैं कह रहा हूँ पार्टियों में कुछ चीजें हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि राहुल गांधी एंटी विमेन हो गए या वो इस पैट्रियार्की थॉट के साथ है। राजीव गांधी प्रो विमेन थे ना शाहबानो केस में। नहीं, वो तो एक इंसिडेंस हो गया ना, ये तो आप ऐसे अगर मुझे गिनाते रहेंगे, शाह बानो हो गया, राहुल गांधी का ये वाला हो गया, लेकिन उससे स्मैश दी पैट्रियार्की जो है वो थोड़ी ना। अमन भाई देखो क्या है ना कि सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये हो गई है कि अब हिंदू आस्था के लिए भी बोलने के लिए राहुल गांधी कभी खड़ा नहीं होगा, शहजाद पुनावाला को ही बोलना पड़ेगा। एक आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अनवेरिफाइड बात पकड़ ली मनुस्मृति की, जो है सही नहीं सही है वो किसी को कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, पर उसको लेकर आपने पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दिया। बगल में उसी विजुअल में जब वो स्मैश द पेट्रियार्की बोल रहे थे, हिजाबी महिला खड़ी थी, वहां पे मुंह नहीं खुलता इनका। पर राहुल गांधी के परिवार का मैंने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया, राइट फ्रॉम राजीव गांधी टू अभी राहुल गांधी। पर वो तो एक इंसिडेंट, वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो दिया जाएगा जब तक कि हिंदू समाज को नहीं देना ना, उनका डायरेक्ट इंडाइक्टमेंट नहीं हो ना किसी मामले में। हिंदू समाज तो इंडाइटेड है ना। हिंदू समाज स्त्रीधन की बात करे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, और कौन सा ऐसा मजहब है, विच अदर फेथ, सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसा कोई और आपको व्यवस्था मजहब नजर आ रहा है जहां पे महिला का नाम, जो महिला गॉडेस या गॉडेस का नाम गॉड से पहले आता है? मुझे एक उदाहरण दे दो, मेरी जानकारी नहीं, मेरे पास नहीं उदाहरण, मैं कहां से दूंगा? राहुल जी से तो बुलवा लो। हाँ, वो तो देखेंगे, तो ये बुलवाएंगे, वो देख ही रहे होंगे, आपकी तो पूरी फाइल बन गई होगी अभी तक राहुल गांधी के ऑफिस में, वो तो आपके ऊपर आएगा अटैक। कर्नाटका में है कोई रहने वहने की जगह? नहीं, कर्नाटक तेलंगाना कर्नाटका में करके रखना कोई बुकिंग नहीं, अभी दो हो गए, झारखंड और राजस्थान। हाँ, तो करके रखना, बुकिंग करके रखना। अच्छा, लेकिन आप ज्यादा बड़े हिंदू हैं, आपको आपका एक और मैं बड़ा छोटा हिंदू नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब हमारे पूरी भारतीय संस्कृति और इतिहास और इंडिक सिविलाइजेशनल वैल्यूज में जितना स्पेस सम्मान महिलाओं के लिए है, इतना और किसी सिविलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो कहेंगे एक मुसलमान से सीखने की जरूरत थोड़ी ना, हिंदू धर्म सीखिए, भारतीय से तो सीख लीजिए, भारतीय से सीख लीजिए ना। प्रभु श्री राम की कितनी पत्नियां थी भाई? कितनी थी? आप बताओ ना मुझे। नहीं, ये सवाल है, पूछने वाला सवाल है। क्यों एक ही? हम वही कह रहे हैं कि पूछने वाला सवाल है, ये जवाब भी क्यों देना है? प्रॉब्लम ये है ना कि भाई हमको गवाही देनी पड़ रही है कि हिंदू मजहब क्या है, हिंदू फेथ में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, सनातन धर्म में क्या है। हाँ, ये जो बातें सबको पता है, उसके बारे में मुझे इतनी दुर्भाग्य की बात है कि एक मुसलमान को भी आके यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, परंतु जो तो सेल्फ एविडेंट है उसके बारे में आप प्रश्न चिन्ह करवा रहे हैं। आप तो अब वो कहते हैं कि वंदे मातरम एंटी मुस्लिम है, वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है, और आप कहते हैं मैं पूरे 6 छंद सुनाते हैं। आप मोबाइल में ऐसे देख के, उसमें टीपी ऑन करा था आपने टीपी ऑन किया था। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या होता है। उसमें इंस्टा होता है, इंस्टा में एक टीपी का ऑप्शन होता है, उसमें हम लोग कभी कभी वीडियो बनाते हैं तो उसमें झूठ क्या बोलना, हम उसमें स्क्रिप्ट के पॉइंटर्स डालते हैं, फिर हम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि आपने
वंदे मातरम के जो 6 छंद सुनाई थे, उसमें लोगों ने बोला है कि शहजाद की चोरी पकड़ी गई और वो उसमें 6 छंद जो है पढ़ के सुना रहे थे। वैसे कि जरूरी नहीं है भाई, मुझे दो याद है, नीचे के 4 मुझे याद नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने आप को दोष नहीं देता हूँ, वो उन पार्टियों को दोष देता हूँ जिन्होंने इसको काट के रखा हुआ था। पहले से गवाया जाता तो भाई हमें भी आते। आप कहते हैं 6 के 6 आते हैं आपको। तो सबसे पहले तो वंदे मातरम के जो 6 छंद है वो मुझे बिल्कुल आते हैं। सोच के बोलिएगा, मैं नर्वस वर्वस मत होइए। आज आपने मुझे ठीक से कॉफी और सब कुछ दे दिया है। हाँ। तो मैं नर्वस नहीं हूँ। उस समय जरूर नर्वस था। और क्या है आपका फेवरेट गाना कौन सा है? कोई भी फेवरेट गाना बताइए। अरे बहुत सारे फेवरेट एक तो बताइए। अरे बहुत सारे एक गाना कोई बताइए। अरे कोई नहीं, आप छोड़िए ना गाना, कोई गाना नहीं, मेरे चलो कोई भी आप बोल दीजिए जो आपको नहीं, पसंद आपका कोई भी फेवरेट गाना। नहीं, बहुत सारे हैं। एक तो गाना बोलिए। अरे ना। छोड़िए ना। कुछ सच में आप बताइए तो ऐसा पर्सनली कोई बताओ यार, कौन सा गाना बताओ, कौन सा गाना पर्सनली आपको देखो गाने का नाम भी नहीं याद। ठीक है, इतना टाइम मतलब पर्सनल है वो, इसलिए मैं नहीं बता रहा। नहीं, आपका जब फेवरेट गाना भी होगा ना, मान लो कि आपका फेवरेट गाना है अब है सामने, ठीक है, तो अगर वो गाना भी होगा ना, उसका मैं आपको बोलूंगा थर्ड नहीं, मुझे नहीं ऐसे याद होगा। सेकंड अंतरा या अंतरा गालो या मुखड़ा गालो, आप नहीं बोल। वंदे मातरम 6 छंद मुझे याद है। और जब इसको लिखा था बंकिम चंद्र जी ने, याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। सुन तो लीजिए, बंकिम चंद्र कोई लीक नहीं कराएगा यहाँ पर, कोई ऐसे नहीं लगाएगा। टीपी चट्टोपाध्याय जी ने 2 स्टैंजा नहीं लिखे थे, 6 स्टैंजा जो आनंद मठ में 1875 में उन्होंने लिखा था। 1880s में आनंद मठ में इसको इंक्लूड किया गया और फिर हमारे ये नेशनल सॉन्ग बना 1950 में। और आज हम लोग 6 के 6 स्टैंजास जो है उसको गाते हैं, उसको पूरा सम्मान देते हैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से। मेरे पास 3 फोन है, 3 मोबाइल फोन है। भैया ये दिखा दो भाई। 3 मोबाइल फोन इधर पड़े हैं। इसमें वैसे आपको मैं चेक करने दे दूंगा, टीपी ऐप तो नहीं है मेरे पास। वो होगा भी तो कहाँ से पढ़ लेंगे आप? वैसे भी, पर ये 3 फोन अभी यहाँ पे है। मेरी आपसे एक विनंती है, आज मैं पूरे 6 स्टैंजास जो है पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि वंदे मातरम का भी रिकॉर्डिंग में गाएंगे आप? हाँ, प्रोटोकॉल से गाएंगे, तो प्रॉपरली खड़े होकर मैं अपने जैसे तरीके से गाता हूँ। और आप एक बार दिखा दीजिए कि यहाँ पे कोई टीपी या कोई नहीं, कुछ नहीं है, मतलब उसमें नहीं, आप दिखा दीजिए, पूरा दिखा दीजिए भाई। मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, एक बार दिखा दो। ठीक है, चलो भाई, एक बार दिखा। भाई मेरी टीम है, ये काम कर रही है पूरा, और उसके ट्यून के साथ गाएंगे। आपको समस्या नहीं है? नहीं, मुझे, अरे भाई सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम आती है कि नहीं। सवाल ये होना चाहिए था, शुरुआती 2 छंद आते हैं। नहीं, वंदे मातरम से एलर्जी किसको है और क्यों है। पर पहले हम वंदे मातरम पूरा गाएंगे, फिर मैं आपको वंदे मातरम के एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा और उसमें प्रूफ करना आप मुझे कि वो एंटी भाई मेरी टीम भी है वहां पर, सारे खड़े हो जाएंगे जी। 1 मिनट, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। हाँ, मैं वंदे मातरम इस शर्त पे गा रहा हूँ। 2 शर्त है मेरी। वंदे मातरम इस शर्त पे गा रहा हूँ कि मैं पूरे सम्मान से इसको गाऊंगा, ताकि हमारे प्रोटोकॉल में तो कॉफी नहीं ले सकते अभी। और दूसरी शर्त ये है कि वंदे मातरम गाने के बाद मैं आपको एक एक वर्ष फिर से गाऊंगा या बोलूंगा, उसमें कौन सा एंटी मुस्लिम शब्द है उस पे हम लोग आज मैं आऊंगा, उस पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो भाई करें, थोड़ा मैं आउट ऑफ ट्यून रहूं तो नहीं, ट्यून से इम्पोर्टेंट है, आप अगर गाते हैं ठीक है, बताइए। चलिए स्टार्ट करें। पहले 2 स्टैंजास तो आपको भी आते हैं, तो गाते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमडल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजैर्धृत कर कर वाले, अबला के नो माँ एतुबले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वंदे मातरं। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म, त्वं हि प्राण शरीरे
बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़े मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जी शहजाद भाई, हाँ, तो ये तो अभी बिना टीपी के डायरेक्ट जो है आंखें बंद करके बोला था। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, अरे हाँ मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बैठिए। नहीं तो ये फिर कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? और अब ये एंटी इस्लामिक नहीं है, आप 6 चंद गाते हैं तो आपके खिलाफ फतवा वगैरह नहीं आएगा, ये सब एंटी इस्लामिक। दुर्गा, माँ दुर्गा भाई, मूर्ति पूजा नहीं, मातृ भूमि, मातृ की वंदना, और इसमें होता है कि माँ दुर्गा का दर्जा और सारी चीजें, हिंदू गॉडेस, इसलिए मना करते हैं वो लोग। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो वंदे मातरम का मतलब, वंदे मातरम जो लिखी गई है वो है संस्कृताइज्ड बंगाली में। तो आपने जब सुना होगा तो कुछ शब्द प्योर संस्कृत के हैं, कुछ शब्द प्योर बंगाली के हैं। अबुला केनुमा एतोबले ये बंगाली है, कुछ शब्द वंदे मातरम के संस्कृत में है, संस्कृताइज्ड और बंगाली भी है। तो इसमें वंदे मातरम का मतलब है प्रेज टू द मदरलैंड, बाउइंग टू द मदरलैंड। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस भी है, पर ये प्रेज टू द मदरलैंड, क्योंकि संस्कृत में बाउइंग का शब्द जो है वो है नमामि। अच्छा, वंदे का मतलब है प्रेज, वंदना, वंदना, मातृभूमि की वंदना, वंदे वंदना मातरम। करना। पर वंदना करना अगर आप संस्कृत के एटिमोलॉजी में जाएंगे, इस शब्द का अर्थ है उसकी स्तुति करना, वंदना करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो पहले तो जो मेन ऑब्जेक्शन, इसलिए 2 स्टैंजास में भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बोलते हैं वंदे मातरम बोल ही नहीं सकते। वंदे मतलब बाव करना, हम किसी के सामने झुकते हैं। हाँ ये बोलते हैं, इमरान मसूद बोलते हैं, नहीं वंदे बोलेंगे। मातरम झुकना नहीं होता, वंदे मातरम प्रेज करना होता। अब बोलो इमरान मसूद से कि प्रेज भी नहीं करना चाहते। वो तो मना करते हैं, वो तो बोलते हैं मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं, लिप सिंग नहीं करूंगा। दूसरी बात जो है, तो फिर उसका मतलब जो 1950 में हमारी संविधान सभा थी वो गलत थी, गलत थी ना। 2 स्टैंजास भी नहीं रखना चाहिए था। शुरुआती सवाल 1937 ये नहीं है कि 6 स्टैंजास या 2 स्टैंजास। सवाल ये है जिनको समस्या है वो 2 स्टैंजा भी नहीं बोलना चाहते, और वो है मुस्लिम लीग उस समय की 37 की। वही मुस्लिम लीग के साथ आज किसका अलायंस है? कांग्रेस केरल में। केरलम। और वही परिस्थिति आज भी निर्माण है कि उस समय नेहरू जी जिन्ना के सामने झुक गए, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है वो केरलम की मुस्लिम लीग, जो बेसिकली मेन मुस्लिम लीग, अब क्या मिलेगा? उस वक्त तो चलो मिलना था, जो मिल गया, अब क्या मिलना है? तो फिर कोई भारत का मुसलमान थोड़ी ना वंदे मातरम के खिलाफ है। आप हैं, कोई भारत का मुसलमान थोड़ी ना वंदे मातरम। मुझे लगता है कि वंदे मातरम का विरोध करने से जो बचा कुचा है ना, 20 में भी जो कुछ कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। भारत का मुसलमान तो राष्ट्रवादी है, वो तो वंदे मातरम के साथ है। वो तो राष्ट्रवादी है, पर उसको बार बार भड़काया जाता है कि भाई ये आपके मजहब के खिलाफ है। शर्मिला टैगोर भी इस पे बयान देती है, राहुल गांधी भी बोलते हैं आवर वर्जन ऑफ वंदे मातरम, सोनिया गांधी बोलती है स्टॉप स्टॉप, फिर उसको बोला जाता है नहीं चेयर के लिए हमने बोला था। स्टॉप और चेयर में बहुत अंतर है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आपने हिमाचल में तो गा लिया वंदे मातरम, गोवा में नहीं गाया था, केरल में नहीं गाया, क्यों भाई? गोवा में भी नहीं गाया था। हाँ। और पार्लियामेंट का कानून और रेजोल्यूशन आपकी पार्टी के रेजोल्यूशन से ऊपर है कि नीचे? पार्लियामेंट ने बोला ना, वो तो पार्टी फंक्शन हुआ ना। फिर पार्टी फंक्शन में गाने की बाध्यता थोड़ी ना है। नेशनल सॉन्ग पार्टी फंक्शन में नहीं बनता क्या? नेशनल सॉन्ग नहीं, लेकिन वो उसकी कोई बाध्यता नहीं है ना लीगली, वो लोग कहते हैं। मैं आपसे और 2 गाना 6 को बीच में व्यवधान पैदा करना लीगली गलत है। मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं, नेशनल सॉन्ग अगर मैं मूवी हॉल में जाऊं, स्टूडियो में आऊं,
या मैं एक पेट्रियाटिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन में जाऊं, तीनों जगह नेशनल सॉन्ग की अहमियत कम हो जाती है क्या कहीं पे? नहीं, लेकिन लॉ के हिसाब, ये तो फिर लॉ जब बना रहे थे तब वो पूछना चाहिए था मेरा ना। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, वो नेशनल सॉन्ग इज नेशनल सॉन्ग इन योर ऑफिस, ठीक है, हाँ ठीक है, सही इन बात द है। प्लेग्राउंड, हाँ ठीक है, इन द पब्लिक रैली, हाँ। इन द पॉलिटिकल रैली, इन द नॉन पॉलिटिकल फंक्शन, इन ऑफिशियल अनऑफिशियल, नेशनल सॉन्ग तो सेम है ना। लेकिन सुन तो लॉ लीजिए। फिर सरकारी Song कार्यक्रमों में सुन- क्यों है फिर? सुन तो लीजिए। हाँ केरलम में सरकारी कार्यक्रम में ही हाँ, नेशनल वो सॉन्ग पता नहीं है बोला मेरे को, गया। हाँ ठीक है। ये पार्टी वर्सेस नॉन पार्टी, पार्टी वर्सेस सरकारी का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप वंदे मातरम के साथ है या वंदे मातरम के खिलाफ है, आप देश के चिन्हों के साथ है या देश के चिन्हों के खिलाफ है, आप वोट बैंक के साथ, वोट बैंक फर्स्ट के साथ है, इंडिया फर्स्ट के साथ है। अगर इंडिया फर्स्ट होता तो सोनिया गांधी 6 स्टैंजाज में खड़ी हो जाती। अगर चलो पार्टी के फंक्शन में बज गया नेशनल सॉन्ग, वो तो संसद के आखिरी दिन भी बजाया पूरा, तब भी खड़े हुए हैं पूरा। अरे भाई तो फिर पार्टी के फंक्शन में क्यों नहीं खड़े हो? तो वो पार्टी का फंक्शन है, वो पार्टी के फंक्शन में बाध्यता नहीं है ना। पार्टी अगर एक बार चल गया तो उसको सम्मान नहीं, देना वो जरूरी है। वो 15 अगस्त वाले दिन देना था सम्मान, लेकिन किसी Exactly. पार्टी 15 अगस्त वाला दिन गलत था। दूसरी बात, वो जो व्यवधान पैदा हुआ। केरलम में सरकारी फंक्शन में कहाँ चला? हाँ इसीलिए हम लोग जो हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ये हेयर स्प्लिटिंग का विषय नहीं है मेरे भाई। और मुझे वापस से फिर से बड़े विषय पे आने दो। वंदे मातरम का मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो सेकंड जो इनको ऑब्जेक्शन होती है वंदे मातरम पे, हालांकि शर्मिला टैगोर ने और राहुल गांधी ने जिंदगी में वंदे मातरम पहले 2 स्टैंजास भी नहीं बोले होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। राहुल गांधी ने तो खैर बोला ही नहीं होगा। शर्मिला टैगोर ने बोला हम वंदे काली, वंदे दुर्गा ये सब नहीं बोल सकते। वंदे काली, वंदे दुर्गा कहाँ था 6 स्टैंजास में? नहीं, शुरुआती 2 में नहीं है। नहीं, कहीं पे भी और कहाँ? उसमें दुर्गा है, माँ दुर्गा को, मैं माँ अभी दुर्गा का जिक्र है। वेरी गुड। हाँ। 3rd स्टैंजा मैंने आपको गाकर सुनाया, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले। उसका मतलब समझे आप? मतलब ये है 3rd स्टैंजा में कि कोटि कोटि, करोड़ों लोग। एक्चुअली ओरिजिनल में लिखा है सप्त कोटि, क्योंकि उस समय बंगाल की पॉपुलेशन थी 7 करोड़ पूरे बंगाल की। तो वो कवि मतलब आनंद मठ में कह रहे हैं या बंकिम चंद्र जी कह रहे हैं कि तेरे 7 करोड़ लाल है बंगाल में, और वो 7 करोड़ लाल अपने कंठ से कल कल निनाद कर रहे हैं, मतलब वो जोर से तुम्हारे लिए नारा लगा रहे हैं। और फिर वो जो है 7 × 2 14 करोड़ आपकी भुजाएं हैं, जिसमें तलवार है आपकी रक्षा के लिए। अभी वो कोटि कोटि इसलिए रखा है ताकि, क्योंकि आज इसको करोड़ पॉपुलेशन है और बंगाल से रिलेटेड नहीं है, पूरे भारत से रिलेटेड है। तो कोटि कोटि भुजैर्दुत खरकर वाले, मतलब हाथों में उनके इतनी तलवार और ताकत है। तो अबला केनो माँ अतबले, आप अबला कहाँ से हुई माँ? आपके साथ तो इतने बच्चे हैं आपके, आप निर्बल या अबला नहीं है, इतना बल है आप में। तो ये इन शब्दों में कहाँ एंटी मुस्लिम है? बहुबल दारिणी, मतलब बहुबल है आपके अंदर, आप वो धारण करती है। रिपुदल वारिणी, मतलब आप एनिमी को डिफीट कर सकती है। इसमें कौन सा एंटी मुस्लिम है? कुछ था एंटी मुस्लिम? नहीं, अभी तक 3rd स्टैंजा खत्म, ठीक है। तो 3rd स्टैंजा में कोई प्रॉब्लम। अब 4थे स्टैंजा पे आते हैं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म। धर्म हिंदू कॉन्सेप्ट में धर्म मीन्स ड्यूटी, ठीक है? ठीक है, ये आपका धर्म है। पितृधर्म, पत्रकार धर्म, शिशु धर्म, ठीक है। ये धर्म जो होता है वो एक ड्यूटी का शब्द है। तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, मतलब तुम दिल में भी, तुम हम उसकी भावना भी, ठीक है? इसमें क्या एंटी मुस्लिम, इसमें क्या एंटी मुस्लिम है? तुम ही प्राण शरीर है, मतलब मेरे प्राण में, नहीं ठीक है, हाँ, तुम समझ गया, तुम ही प्राण शरीर है। हाँ, हाँ जी। तो जो मेरे शरीर में जो प्राण वायु है आप वही हो, उसमें भी कोई नहीं है। बहुत है तुम ही माँ शक्ति, मतलब मेरे अंदर जो शक्ति है वो आप ही हो। हृदय तुम्ही माँ भक्ति, मेरे दिल में जो भक्ति है वो आप ही हो। तुम्हारी प्रतिमा गड़े मंदिर है मंदिर है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और मंदिर का मतलब क्या है? प्रतिमा का मतलब मूर्ति भी तो हो सकता है। मूर्ति तो बहुत चीजें हो सकती है, पर मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है, इसको आप इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारी प्रतिमा मतलब आइडल, मंदिर। ये एक इंटरप्रिटेशन है, पर इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है मंदिर किसी भी पवित्र स्थान को, जैसे मेरे लिए ये मंदिर है, आपके लिए ये मंदिर है, आपकी जगह ये मंदिर है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए मंदिर है, बिल्कुल ठीक। शिशु मंदिर बोलते हैं, शिशु मंदिर बोलते हैं, तो मंदिर नहीं है, इट इज मंदिर बिकॉज ये सैंक्टिफाइड स्पेस है। हर सैंक्टिफाइड स्पेस में आपका रिफ्लेक्शन है इस देश में। ये कौन सा एंटी मुस्लिम? ठीक है। अब आइए उसके बाद 5वें स्टैंजा की ओपनिंग लाइन, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। दुर्गा, माँ दुर्गा। दुर्गा माँ को आपने वहां पे देख लिया, अच्छी बात है, देखना भी। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, मैं समझ गया। फिर उसके बाद कमलदल, कमला कमलदल विहारिणी भी है, और उसके बाद है कि वाणी विद्या दायिनी।
जो टॉप लाइन है, सबसे पहले वाली लाइन, दुर्गा, वो उसको मैं देखता हूँ दुर्गम शब्द से आया है। दुर्गम मतलब अनअसेलेबल, जिसको कैप्चर नहीं बड़ा किया जा दुर्गम क्षेत्र है। सकता। दुर्गम क्षेत्र, हाँ, वहां से आता है दुर्गा। कठिन, मुश्किल, दुर्गम। मतलब आपको हराना कठिन, नामुमकिन, ये आपकी ताकत, ये आपकी स्ट्रेंथ। सेकंड वर्स आ जाओ, कमलदल विहारिणी, वो फेमिनिन साइड को डिपिक्ट करता है। और कमल जो है वो हमेशा एसोसिएट होता है कामनेस और इंटेलेक्ट के साथ। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। राष्ट्रीय फूल तो रिलीजियस नहीं है ना? ठीक बात है, ठीक है। और तीसरा वाणी विद्या दायिनी, ये एट्रीब्यूट है इंटेलेक्ट और नॉलेज का, क्योंकि भारत का मतलब क्या है? भारत, जो नॉलेज में रत है वो भारत है। हमारा नाम ही भारत है। नॉलेज, ये नॉलेज से रिलेटेड है। स्ट्रेंथ, फेमिनिन पावर, एक जो फेमिनिन क्वालिटीज होती है, और नॉलेज, इसमें क्या एंटी मुस्लिम? नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं फिर अब तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अगर इससे वंदे मातरम से जिन लोगों को वंदे मातरम के छंद गाने से समस्या है, उन लोगों को सावन में मच्छी से नहीं होती प्रॉब्लम। यही समस्या है। अब वो तस्वीरें तो फिर पूरे देश ने देखी, अयोध्या में वो भी, अयोध्या, सावन, मच्छी सब चल रहा है। अब सावन जब तक चल रहा है, मेरे जैसा व्यक्ति भी कोशिश करता है कि अवॉइड करे नॉनवेज, पर कुछ लोग जो है सावन में उनको चंपारण मटन बनाना है लालू जी के साथ। अच्छा, याद है कि नहीं? हाँ याद है, भूल गए आप? हाँ, नहीं याद है, अरे कैसे भूल जाएंगे? विजुअल डालना उसका। हाँ पता है मुझे। कुछ लोग जो है ऐसी मछली दिखाकर चॉपर में मछली खाना चाहते हैं, तेजस्वी हड्डी दिखाना चाहते हैं। फिर चुनाव में उनके साथ क्या हुआ बिहार वो के लोगों ने कोइंसिडेंस क्या था कि सावन था, उनका मकसद चिढ़ाना थोड़ी ना था। जनता ने आकलन किया ना उसका। ठीक है, हाँ जनता ने आकलन किया कि नहीं किया बिहार चुनाव में? नहीं किया बिल्कुल। मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि मैं ट्रैक रिकॉर्ड, मैं आपके उस एक्शन पे नहीं जाता। चलो उनको कहीं से दावत मिली, वो दावत पे चले गए। वो ये कह भी रही है कांग्रेस। अजय राय दावत पे चले गए। अजय राय को ये करना चाहिए था कि दावत पे गए, वो एक प्रोग्राम में गए, शिरकत करने गए, अगर उनका मामला वहां पे खाने पीने का नहीं था, किसी को चिढ़ाने का नहीं था, तो सीधे सीधे बोल देते कि ऐसा है, सावन का पवित्र महीना है, मैं आपके बीच में समक्ष आया हूँ, मेरी मान्यता स्वतः की भी मान्यता और मेरे समाज की भी मान्यता ये है, तो मैं आपके मंच पे बैठ जाता हूँ। उस मंच को आप इसी प्रकार से सात्विक रखिए। बाकी जो आयोजन चल रहा है, वो आयोजन में जो लोग शामिल है वो अपना आयोजन करें, उसमें बहुत सारे और लोग। लेकिन किसी की फूड हैबिट्स को पॉलिटिकल नैरेटिव में लाने का क्या मतलब है? मुझे बताइए। अब वो शहजाद पूना वाला थोड़ी ना है जो अजय राय वहां पर कह देंगे मैं नहीं ऐसा करूंगा। अमन जी, फूड हैबिट्स तो फूड हैबिट्स किचन में होती है ना, डाइनिंग टेबल पे होती है। पॉलिटिकल प्रोग्राम में फूड हैबिट्स होती है क्या? नहीं, लेकिन वो भी तो एक प्रोग्राम ही था, उनका पर्सनल एक प्रोग्राम है, उसको आप लोगों ने इशू बना दिया बीजेपी ने। आपने मतलब पूरी बीजेपी। अभी आपने फूड हैबिट की बात की, मैं जाकर ये कह रहा हूँ कि भाई राहुल गांधी के किचन में आज फिश बन रहा है, क्यों खा रहे हैं? ये बोला मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने जाकर बोला कि ऐसा है, सुनो राहुल गांधी, अपना किचन खोल के दिखाओ कि वहाँ पे पोर्क बन रहा है कि चिकन बन रहा है। मैंने बोला राहुल गांधी नहीं, आप बोल भी कैसे सकते हैं किचन में क्या बन रहा है? पर राहुल गांधी का एक चमचा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में गया। सावन का महीना है, देश की पॉलिटिक्स देश के बहुसंख्यक समाज से होगी। बहुसंख्यक समाज सावन के महीने को ऑब्जर्व कर रहा है। बहुसंख्यक समाज की मान्यता है कि इस महीने में सात्विक खाना है। बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने के लिए आप एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में नॉनवेज खाते हो। पर्सनली क्या खा रहा है, आपको क्या लेना देना है? पर्सनली किचन में खाएगा, डाइनिंग टेबल में खाएगा, या वो अपने रूम में खाएगा ना। ये रूम में था कार्यक्रम। अच्छा, बाहर ये कार्यक्रम कहाँ था? नहीं, बाहर था वो तो। किसी अयोध्या में किसी प्रोग्राम में वो गए थे अजय राय। प्रोग्राम भी अयोध्या में, सार्वजनिक जगह पे। हाँ, ये रूम में था। अयोध्या में कोई अपने घर में फिर ये कहते हैं ना, बीजेपी वाले थोड़ी ना तय करेंगे कब खाना है, क्या खाना है, कैसे नहीं खाना है। बिल्कुल नहीं, बंगाल में लोग फिश खा रहे हैं। हाँ, वही। और मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, आप ध्यान। थोड़ा समय लगेगा अभी उसमें। मैं नागरिक हूँ। हाँ, उसमें समय लगेगा। आप बड़े चतुर हो कि आपको लग रहा है कि अभी भी बीजेपी से मैंने रिजाइन नहीं दिया है, या मैं बीजेपी के डबल रोल में आ रहा हूँ। पता है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मुझे पता है। बीजेपी को क्या लगता है नहीं लगता है वो उनका विषय। एक नागरिक के रूप में मेरी भावना हो सकती है। मेरी भावना ये है कि आप अगर अयोध्या में आपका रूम है, घर है, आप उसमें किचन में खा रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, अगर वहां पे जाके कोई हुड़दंग करता और बोलता है कि यार क्या खा रहा है तू, दिखा हमको, नहीं वो गलत है, वो ऐसे कैसे कर देगा? ऐसा किया हिंदुओं किसी ने नहीं किया। अब वो कहा जा रहा है कि अयोध्या जैसी पवित्र जगह में सात्विक एक पवित्र समय पर शिव जी की आराधना में हम सब लोग लीन हैं, उस समय पर आप चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक जगह पे प्रदर्शन कर रहे हो।
हमें प्रदर्शन से प्रॉब्लम है। वही प्रदर्शन जो तेजस्वी यादव ने किया था, और वही अगर प्रदर्शन करना है, जो मटन पार्टी थी, और अगर प्रदर्शन करना है, मैं तो बोल रहा हूँ अमन जी, आप तो बड़े ब्रेव हो, एक बार अजय राय को कांग्रेस को बुला लो, रोजे के समय पर, रमजान के समय पर कहीं पोर्क पार्टी में जाएंगे? वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अमन जी, आपकी 2 सेकंड तक ना जुबान से एक शब्द नहीं निकला कि तो क्यों निकालना चाह रहे हो? अच्छा तो चल रहा है। ऐसा हो गया अमन का फतवा लोडिंग, एफआईआर लोडिंग, फतवा लोडिंग, एफआईआर। तो क्यों करवाना चाह रहे हो? कर्नाटका से फतवा लोडिंग, तेलंगाना से एफआईआर लोडिंग। अरे भाई, झारखंड भी ऐड हो गया है, झारखंड भी ऐड हो गया उसमें। हिंदू समाज क्या ऐसे ही है क्या? नहीं ठीक है, ये लॉजिकल है, ये लॉजिक। अगर चिढ़ाने के मकसद से है तो यही कोशिश। नहीं, अब तो चिढ़ा नहीं, अब तो मैं अमन चोपड़ा की लाइन ले रहा हूँ। अमन चोपड़ा ने बोला चिढ़ाने के लिए भी नहीं, प्रोग्राम था। प्रोग्राम एक था, प्रोग्राम रखो, कोई क्या खाए, कोई क्या, कोई तय करेगा। रमजान के महीने में एक प्रोग्राम कांग्रेस रखे, इस प्रकार का रख दे। चलिए ठीक है, रख सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं रखेगा। रखेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं, क्यों नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे क्यों भाई। नहीं रखेंगे? वो रखे ना रखे उनकी मर्जी ना, आप थोड़ी ना तय करेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो बेसिकली केवल हिंदू को गाली देनी, हिंदू को। यही आपको लगता है मनुस्मृति वाले कार्यक्रम में हुआ? हिंदू का आस्था का सवाल हो तो हिंदू राम जी जो है पहले कागज दिखाए, वरना मैं उनका अस्तित्व नहीं मानूंगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को मैं नाच गाना बोलूंगा, सनातन को मैं मलेरिया बोलूंगा, बीमारी बोलूंगा, हिंदू टेरर बोलूंगा, साध्वी प्रज्ञा छूट भी जाए तो भी मैं बोलूंगा ये टेररिस्ट है। पर वहां पे आतंकी आफ्टर आतंकी कन्विक्ट हो जाए तो मैं इस्लामिक जिहाद नहीं बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक बात। हाँ, और मैं जो है सात्विक महीने में, श्रावण के महीने में फिश खाने का मेरा अधिकार है सार्वजनिक जगह पर मैं रमजान के महीने में इस प्रकार की कोई चीज नहीं करूंगा। नहीं, ना वो होना चाहिए ना ये होना चाहिए, बात खत्म। मैं तो मैं उस पे एग्री हूं। हाँ भी ठीक बात है। फिर मुझे आपने इतना क्यों बोला नहीं, कि आप उनके अधिकारों पे हनन कर रहे हैं? अरे आप मतलब बीजेपी अगर हमला बोल रही है तो आपका पक्ष क्या है? क्या वो सही कह रही है, गलत कह रही है? बीजेपी आप नहीं है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं क्योंकि रेंट तो निकल पा रहा होगा। अब इस वीडियो का आप मुझे कितना पैसा दे रहे हो आने के लिए? रेंट निकल रहा है। आपने मुझे कुछ दिया है वीडियो के लिए? अरे नहीं, क्या क्यों भाई, कैसे? तो ये ऐसे नहीं चलेगा आगे से। मुझे जो है अभी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट नहीं हूँ। हाँ। अब मैं शुद्ध पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। हाँ। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं उनके पास जो स्रोत होता है इनकम का, वो स्रोत होता है कि अगर वो किसी जगह अपीयरेंस करते हैं टेलीविजन पे या कमेंट्री करते हैं। तो आपको पता है हमारे साथ, हम दोनों बाय द वे बताते क्यों नहीं जनता को कि जी में हम दोनों ने साथ में काम किया है। भाई वर्सेस भाई शो भी हम लोग। मैं एंकर था, पार्टी में नहीं था, तो मेरी सैलरी होती थी। आप भी करते थे, बड़ा शो करते थे, 5 बजे का शो भी करते थे। उसके बाद मैं भी था 7 बजे के शो में। तो भाई देखिए, मैं अब मीडिया में जब आता हूँ एक प्रोफेशनल की तरह, तो प्रोफेशनल की तरह काम करता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। एक पॉलिटिकल था तो वो मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा था। अब अगर चैनल या कोई इंडिविजुअली मुझे कोई बोलता है कमेंट्री करने के लिए, तो एज इज रिक्वायर्ड। अभी तो वो स्टेज आएगी, अभी तो कैमरा है ना, ये भी रेंट पे है, ये जो शूट चल रहा है ना, ये सब रेंट पे चल रहा है। अभी दिन में रेंट पे मंगवाते हैं, फिर उस पे शूट चल रहा है। तो वो स्टेज हमारी अभी नहीं है, मगर चलिए सब अच्छा रहा। तो जो है अगली बार जो है वो इच्छा भी आपकी पूरी की जाएगी। मैं केवल इतना कहूँगा कि देखिए, आपका प्लेटफॉर्म एक बहुत ही कम समय में आपने इतनी ऊंचाइयाँ आपने हासिल कर दी है। और मैंने आपका पहला एपिसोड जो था, पहला वाला ओपनिंग, वो बहुत धमाकेदार था। उसमें बहुत सारे चेहरे निकल के सामने आए कि हर बार आपने बोला ना एक मुसलमान बताएगा, हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मुसलमान है तो वो हिंदू हित की बात ना कर सके, और ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम राहुल हो, राहुल गांधी हो तो वो हिंदू हित की बात कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लोर, आपने जैसे एक्सप्लोर किया पहले। नहीं, आप मुसलमान होते हुए भी तो हिंदू हैं, जो भागवत जी कहते हैं। हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट। हिंदू भारत में पैदा हुआ, भारत की भूमि से प्यार करने वाला हिंदू हर एक व्यक्ति। हिंदू नहीं अच्छा लगता शब्द आपको, तो भारतीय है, हिंदुवी, ये भी शब्द उन्होंने ही दिए। तो हम सब हिंदुवी है, हम सब हिंदू है, हम सब भारतीय है, हम सब सनातनी भी है। शहजाद पूनावाला सनातनी भी हैं, हिंदवी भी हैं, हिंदू भी हैं। धर्म सनातन के अलावा कौन सा धर्म है? नहीं, सनातन के अलावा कौन सा धर्म है? मजहब अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, धर्म तो एक ही है, धर्मने वाली एक ही है, धरती एक ही है, उस पर मार्ग अलग अलग है। यहाँ से नोएडा जाना, नोएडा से साउथ दिल्ली जाना है मुझे वापस, अक्षरधाम का रास्ता भी है, डीएनडी भी है, जमीन तो एक ही है ना। वही धर्म, सनातन वो वही धर्म है, वही है, वही धर्म है। और देखिए ये भी, और उसी धर्म की बात है। उस धर्म को टैप कौन कर रहा है? यहाँ स्टूडियो में आके टैप कर रहे हैं शहजाद पूनावाला है, एक मुसलमान। मनुस्मृति को लेकर एजेंडा जो चलाया जा रहा है उसके खिलाफ बोल रहा है। वंदे मातरम को जो एंटी इस्लामिक बताया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, उसका सच बता रहा है।
और साथ ही ये भी बता रहा है कि साहब अगर आप हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं और आप हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को मानते हैं तो आप हिंदवी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं और आप हिंदू हैं। थैंक यू सो मच शहजाद भाई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे थैंक यू सो मातरम। मच। थैंक Thank you. यू।